हेलो बच्चों, 10th क्लास। आज हम आपको सोशल पढ़ा रहे हैं। सोशल का हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, आप पहले कर चुके हैं। आज हम आपको ये पाठ समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आपको मास्क का प्रयोग करना है जब भी आप बाहर जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तथा हाथ धोते रहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, सावधानी रखिए। तब ठीक है, अब हम आपको ये बात समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। आपका पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, किस तरह से हुआ, ये सब इस पाठ में समझाया गया है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र क्या होता है? ठीक है, राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों, सामूहिक विश्वास, भावना, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बना होता है। लेकिन राष्ट्र कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होता है, जिन्हें लोग राष्ट्र विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होता है। राष्ट्र के प्रति तो ये भावना होती है, वह राष्ट्रवाद कहलाती है। और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान होती है, जो उसे दूसरे राष्ट्रों से अलग करती है, जैसे उसकी सीमा है, भाषा है, संस्कृति और विचार आदि। अब राष्ट्रवाद देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसे सिद्धांत के रूप में सामने आया जिसका इतिहास रचने में महत्वपूर्ण योगदान है। जर्मनी और इटली का गठन, एकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण इसी प्रक्रिया से हुआ था। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन के लिए उत्तरदायी रहा है। राष्ट्रवाद से पहले यूरोप में सामंतीवाद, निरंकुश आदि राजाओं का राज था, तो राष्ट्रवाद के द्वारा इन सब चीज़ों का अंत किया गया है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन ला दिए। और इस समय यूरोप में ऐसी गतिविधियां, विचार विकसित हो रहे थे जिनसे स्पष्ट होता है कि ये प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। ऐसे क्षेत्र के लोगों में एक साझा पहचान का भाव, एक भावना, साझेपन की भावना जो एक विकसित हुई, जो पहले नहीं थी। यह संघर्षों एवं नेताओं तथा जनसाधारण के मेल से निर्मित हुई। अब देखिए, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सैड्रू की कल्पना, उन्होंने एक चित्र बनाया, ये जो नीचे दिया हुआ है बुक में, उसमें उन्होंने कल्पना की है भविष्य में कि फ्रांसीसी कलाकार ने, तो वो कल्पना क्या है देखिए, इस चित्र के माध्यम से प्रकट होती है कि सामाजिक और जनतांत्रिक गणतंत्रों की कल्पना की है इसमें, कि चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई गए हैं, और सामाजिक इन लोगों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष भी सम्मिलित हैं। ये लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए चले आ रहे हैं। चित्र में एक मूर्ति दिखाई हुई है, प्रतिमा, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो उसमें यही दिखा है कि लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए चले आ रहे हैं, और स्वतंत्रता को एक महिला का रूप प्रदान किया गया है। चित्र की महिला, जो महिला के रूप में जो स्वतंत्रता को प्रदर्शित किया है, तो उस महिला के हाथ में एक ज्ञानोदय की मशाल है, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और कल्पना दृश्य में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके वस्त्रों
और उनकी राष्ट्रीय पोशाकों से होती है, अर्थात उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि जो हैं तथा फ्रांस, इन सभी देशों के जो लोग दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग अपनी वेशभूषा से प्रदर्शित होते हैं। जर्मनी लोगों के बाद जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, सिसिलियाओं की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के आदि के लोग हैं। और उसी में वहीं पर ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र लगाए हुए हैं। चित्रकार ने सभी का उल्लेख दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक में किया है। तो उनकी तस्वीर का यही अर्थ है कि उन्होंने कल्पना की है कि भविष्य में राष्ट्रों, दुनिया के जितने राष्ट्र उनके बीच में भाईचारे का संबंध स्थापित। देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद इस रूप में व्यावहारिक रूप लेने लगी, अर्थात जो उन्होंने कल्पना की थी फ्रेडरिक सारियू ने जो कल्पना की थी 19वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने वह व्यवहारिक रूप लेना शुरू कर दिया और जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब देखिए रेनन ने राष्ट्र की परिभाषा दी है, उसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी व व्यापक एकता है जिनके लंबे प्रयासों, त्याग एवं निष्ठा के द्वारा होता है। अतीत में समान गौरव होना, समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, ऐसे और काम करने की इच्छा एक राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। रेनन की दृष्टि में राष्ट्र का अस्तित्व प्रतिदिन होने वाले जनमत संग्रह में सम्मिलित है। रेनन की दृष्टि से राष्ट्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। ये रेनन के विचार थे स्वतंत्रता के बारे में। अब फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि यूरोप के जितने भी देश उसमें सबसे पहले फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो उनके राष्ट्र के क्या विचार थे। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद की दिशा में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति ने निर्णायक कदम उठाया। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजाओं का नियंत्रण था। फ्रांसीसी क्रांति से तो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में हस्तांतरित हो गई। अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसके भाग्य के निर्णय करेंगे। ऐसा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक उपाय किए जिनसे फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। ऐसा कुछ क्रांतिकारियों का विचार था। इसलिए पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के निर्माण पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। फ्रांस में नया झंडा बनाया गया और बाद में उसने वह राष्ट्रध्वज का स्थान ले लिया। स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई रचनाएं की गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। ये सब गतिविधियां राष्ट्र के लिए संपन्न हुई। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और फ्रांस की भाषा फिर राष्ट्र की एक साझी भाषा बन गई। अब फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य ये देखिएगा। फ्रांस की क्रांति के क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की
कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भी लक्ष्य था वह संपूर्ण यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा, अर्थात फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में सहायता करेगा। जब फ्रांस की घटना का समाचार यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा तो वहां के छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग के सदस्यों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1719 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े क्षेत्र में रूसी और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत किए था, अनेक सुधार किए। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाए और प्रजातंत्र को नष्ट किया। प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे कि पूरी व्यवस्था तर्कसंगत और कुशल पूर्ण बन सके। 1804 में निर्मित नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। किसानों को भूदास्ता और जागीरदारों को शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने फिर स्वतंत्रता की सांस ली। अब देखिए फ्रांसीसी शासन के प्रति आशंकाएं। कुछ लोगों के मन में फ्रांसीसी शासन के प्रति कुछ आशंकाएं थी। यूरोप के जो क्षेत्र फ्रांसीसी शासन के अधीन हो गए थे, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। प्रारंभ में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान, वारेसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का उपहार देने वालों की तरह स्वागत किया गया। लेकिन प्रारंभ में तो ये बहुत ही उत्साह था इसमें, लेकिन बाद में वही दुश्मनी के रूप में दिखाई देने लगा, क्योंकि बड़े कर बढ़े हुए थे और सेंसरशिप थी तथा यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे थे और जो नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले थे, लाभों से वह कहीं अधिक दुख देने वाले थे। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण 18वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, अलग जाति समूह के सदस्य थे। जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और समूहों को जोड़कर बना था। और एपल्स्ट्राल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड जैसे क्षेत्रों के साथ साथ बोहेमिया भी सम्मिलित था। यहाँ के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले अधिक थे। और फिर अब देखिए कुलीनबर्ग और नया मध्य वर्ग। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग जमीन का मालिक कुलीनबर्ग था। वह सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही प्रतिष्ठित था।
इस वर्ष के जो सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे तथा लेकिन शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या की दृष्टि में एक छोटा समूह था और अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में अधिकतर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल भूमि जागीरों और विशाल मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में विभाजित थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप के भागों में औद्योगिक उत्पादन व्यापार में शहरों से वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। वे लोग बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के दौरान भी हो पाया। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह बने। श्रमिक, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा के क्षेत्र के लोग इसमें सम्मिलित थे। इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक बहुत छोटा था, लेकिन कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? देखिए, नए सामाजिक समूहों अथवा मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबसे बड़ी समानता था। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व और अनिवार्यता पर भी बल देते थे। कानून के समक्ष समानता के विचार का अर्थ सब लोगों को मत देने का अधिकार कदापि नहीं था। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुषों को ही प्राप्त था। जो संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाएं थीं, उनको ये राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन नेपोलियन की संहिता ने पुनः सीमित अधिकार वापस ले आई। उसने महिलाओं को अवयस्क की श्रेणी में रखते हुए उन्हें पिता और पति के अधीन कर दिया। महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन किए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद मुक्त बाजार, वस्तुओं एवं पूंजी के आवागमन पर राज द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की ये बहुत बड़ी मांग थी। नेपोलियन के प्रशासनिक उपायों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक संघ बना। मतलब नेपोलियन ने अपने 39 राज्यों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा संघ बनाया और उसने उस समय क्या था, पहले समूह की अपनी अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी।
1833 में हैम्बर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने के लिए व्यापारी को सीमा शुल्क की 11 चौकियों से उनको गुजरना पड़ा था और हर बार लगभग 5% शुल्क देना पड़ता था। तो इस तरह से भार या आकार के अनुसार से हिसाब लगाए जाते थे और इस तरह की नापतोल की व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में हिसाब लगाने में समय लगता था और बहुत सी व्यापारियों को परेशानियां आती थी। नया व्यावसायिक वर्ग उपयुक्त परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे और वे नए निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे। जहाँ वस्तुओं लोग पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, मतलब वो ऐसा चाहते थे कि व्यापार का ये जो व्यवस्था ऐसी हो कि जहाँ वस्तुओं लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। सन 1834 में रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। राष्ट्रीय भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और इस प्रकार राष्ट्रीय भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और भी सुदृढ़ किया। अब देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक शब्दावली में राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है। अर्थशास्त्रियों ने अपनी राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के शब्दों के माध्यम से ये बताया है कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जाल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना था। गैर राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादनता को बढ़ाकर भी उसे चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। अब देखिए सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। सन 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित थीं। राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवारों को बनाए रखना चाहते थे। मतलब कुछ जो परम संस्थाएं थी वे सारी स्थिति को वैसे ही बनाए रखना चाहते थे। अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे, जो नेपोलियन ने शुरू किए थे। परिवर्तनों को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजतंत्र, पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम थी। जो नेपोलियन ने जो शुरू किए थे परिवर्तन, वे आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में सक्षम थी। वे राज्य की शक्ति को और अधिक सक्षम और मजबूत बना सकता था। यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। तो एक आधुनिक जो सेना है, नौकरशाही है, गतिशील अर्थव्यवस्था है, सामंतवाद है, भूदहशतवाद है, ये क्या इनकी जो समाप्ति है वे यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को और शक्ति प्रदान कर सकते थे। अब देखिए वियना संधि। सन 1815 में वियना संधि। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। बाद में इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने हेतु वियना में मिले। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने सन 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे।
फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता ने पुनः स्थापित किया और फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के माध्यम से किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कर राज्य स्थापित कर दिए गए और ताकि भविष्य में फ्रांस राज्य विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया और उसमें बेल्जियम सम्मिलित था। दक्षिण में पीडमांट में जेनोवा जोड़ दिया गया और प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर में नए क्षेत्र दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया और जर्मनी ने जो 39 राज्यों का महासंघ स्थापित किया लेकिन उसे पहले की तरह बनाए रखा। रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया और प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस तरह राजतंत्रों की बहाली मतलब जो इनका उद्देश्य था वह राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ साथ यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी था। वियना कांग्रेस 1815 के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे आलोचना असहमति स्वीकार नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों आदि में व्यक्त कर उन बातों पर नियंत्रण करना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा था प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए क्रांतिकारी वियना कांग्रेस 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित सरकारों के दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को छिपना या भागना पड़ा। बहुत से यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बने। उस समय क्रांतिकारी होने का अर्थ राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए आवश्यक था। क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को स्वतंत्रता के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। जूसेपे मैसिनी इटली का क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। उसने कार्बोनरी नामक एक गुप्त संगठन बनाया और उसके बाद उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, यंग इटली और यंग यूरोप। ये 2 उन्होंने संस्था बनाई। मैसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के रूप में नहीं रह सकता। एकीकरण मतलब इसका गणतंत्र बनाना ही है, मतलब राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन और एकीकरण गणतंत्र बनाना ही है। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। इस तरह मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का अब देखिए क्रांतियों का युग। क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। इधर रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित शासन व्यवस्थाओं ने भी अपनी शक्ति को और मजबूत बनाने का प्रयास किया।
इस स्थिति में यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज, ऑटोमन साम्राज्य के प्रांत, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे, जैसे अध्यापक, क्लर्क, प्रोफेसर, व्यापार आदि। ये सब मध्यम वर्गों के लोग थे। फ्रांस में जुलाई 1830 का विद्रोह और इसका प्रभाव। पहला विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। पूर्व राजा जिन्हें वियना संधि 1815 के बाद हुई, रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया तथा उनसे उदारवादी क्रांतिकारियों ने सत्ता छीन ली और उसके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार एक टिप्पणी की थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसी के 7 जुलाई क्रांति 1830 से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया और जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वह अलग हो गया। यूनान का संग्राम। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने संपूर्ण यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सन 1821 में शुरू हो गया। राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। अंत में सन 1832 की कुस्तुंतनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब देखिए रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने अलग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकारों, कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के गुणगानों की आलोचना की और उनके स्थान पर उन्होंने रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। रूमानीवादियों का प्रयास साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया। रूमानी विचारकों का ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में ही निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से ही प्रकट होती है और इस तरह उन्होंने संस्कृति के उन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक समझा। स्थानीय बोलियों पर भी बल दिया गया। लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय भावना की पुनर्स्थापित करना ही था। आधुनिक राष्ट्रीय संदेशों का राष्ट्रीय भावना को ही स्थापित करना केवल नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था। अब देखिए राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा की भूमिका। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। रूस के आधिपत्य के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटा दिया और रूसी भाषा को लागू कर दिया। लेकिन 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे कुचल दिया गया। अनेक विद्रोही सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया और आयोजकों तथा संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार द्वारा बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि वह रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर रहे थे। लेकिन पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देखिए राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या चीज भाषा, लोक परंपराओं का महत्व होता है। किसी क्षेत्र विशेष या देश की भाषा और लोकप्रिय परंपराएं लोगों के द्वारा और
जो न लोगों के सामूहिक एकता और जीवन यापन की जानकारी देती हैं। ये लोगों को एकता और गर्व के धागे से बांधती हैं। यह उन्हें सांस्कृतिक रूप से समान होने की भावना प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में संपूर्ण यूरोप की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। अधिकतर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या रोजगार से ज़्यादा अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जनसंख्या शहर जाकर भीड़ से भरी बस्तियों में रहने लगी और नगरों के छोटे उत्पादकों को प्राय इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने हुए सस्ते कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर शेष महाद्वीप से ऊंचा था और लेकिन जो न घरों और छोटे कारखानों में तो उसका आंशिक रूप से ही मशीनीकरण हुआ था। यूरोप के उन क्षेत्रों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, वहाँ सामंतिक शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ से वहाँ के व्यक्ति दबे हुए थे। फसलों के नष्ट होने से और गांवों में फसलों के नष्ट होने से, मूल्यों के बढ़ने से गांवों में गरीबी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। खाने पीने की कमी, बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सन 1848 में सड़कों पर उतर आए और विद्रोह के कारण लुई फिलिप को सत्ता छोड़नी पड़ी। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। बात ये देखिए, सन 1848 उदारवादियों की क्रांति। सन 1848 में जब यूरोप के अनेक देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से परेशान किसान मजदूर जब विद्रोह कर रहे थे, तब उनकी हर तरह से पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र की घोषणा की गई, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित थी। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी भी स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उदारवादियों के विद्रोह को एक नई दिशा तब मिली जब जर्मनी के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का निर्णय लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस के रूप में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल नामक चर्च में आयोजित हुई। इसके प्रतिनिधियों ने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक राजा को सौंपी जानी थी, जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ से इस संबंध में बात की, तो उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर राजाओं का साथ दिया। इधर संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। मजदूरों, कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो गए थे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया, असेंबली को भंग कर दिया गया। उदारवादी आंदोलन महिला। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के विषय में सभी एकमत नहीं थे। उदारवादी आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, समाचार पत्र निकाले, बैठकें की, प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब केवल महिलाओं प्रेक्षकों की तरह दर्शक बनी हुई थी। रूढ़वादी सोच में परिवर्तन। रूढ़वादी शक्तियाँ 1848 में उदारवादी आंदोलन को असफल करने में सफल हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित नहीं कर पाई। राजाओं के समझ में आना शुरू हो गया था, उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को छूट देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को शुरू किया
जो पश्चिमी यूरोप में सन 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैदराबाद अधिकार वाले क्षेत्रों रूस में भूदासत्व बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई।